देखिए दोस्तों, आपको तो पता है कि हमारा चैनल जो है वो एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। तो फिर आज अचानक हम शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट इस टॉपिक पर क्यों बात कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको एट द एंड ऑफ वीडियो मिल जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। सबसे पहली बात ये कि आज का जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो सकता है, और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो एंड तक देखना होगा। अगर आपने बीच में ही कई वीडियो छोड़ दिया तो शायद ये कंसेप्ट आपको समझ में ना आए। साथ ही साथ आपके स्क्रीन पर मैंने यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर कर दी है कि देखिए, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, ठीक है। मैं प्रोफेशनल कंसल्टेंट नहीं हूँ रिगार्डिंग द शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जो भी मैं चीज़ें इस वीडियो में बता रहा हूँ वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद, मेरा अनुभव जानने के बाद, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ही आप कर सकते हैं। मेरी तरफ से किसी भी तरह की ज़बरदस्ती नहीं है। सो बेसिकली अगर मेरा वीडियो देख के या फिर मेरा अनुभव समझ के अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो को सिर्फ अपना अनुभव आप लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को पब्लिश कर रहा हूँ। तो एक बेसिक सा सवाल आता है कि कब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर कब मैंने अपना इन्वेस्टमेंट जो है शेयर मार्केट में शुरू किया। इसका मैं सिंपल आंसर दे देता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर यह है कि आपको जो पैसा आपके पास है इन्वेस्टमेंट के लिए वो खुद का होना चाहिए, ना कि आपके पेरेंट्स का होना चाहिए, या फिर किसी से कर्जा लेके लोन लेके आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। उसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कह सकते, उसे हम बेसिकली खुद को बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो जाएगी। सो पहली बात तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जब मैंने अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था, तब जो पूरा पैसा था 100% जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट था वो मेरे खुद की अर्निंग थी, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि जब आप खुद कमाना शुरू कर देंगे, ठीक है, या फिर आपके पास खुद का पैसा है, ठीक है, साथ ही साथ वो जो पैसा है, ठीक है, आपको एक जॉब लग गई है, उसके बाद आप अर्निंग भी कर रहे हो, लेकिन मान लीजिए आपकी अर्निंग बहुत कम है, ठीक है, तो क्या उसे सेव करना चाहिए या फिर हमें उसे इन्वेस्ट करना चाहिए? इसका मैं सिंपल आंसर दे दूंगा मेरे एग्जांपल के साथ, ठीक है। जिस सिटी में मैं रहता हूँ, मेरा अगर मैं मंथली अगर खर्चा बताऊँ, ठीक है, फिर मेरा ऑफिस का रेंट हो गया, ये सब कुछ मिला के मेरा बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेंट नहीं है, और साथ ही मेरे खर्चे भी बहुत कम है। तो ऐसा पकड़ लीजिए कि 5,000 मेरा मंथली खर्चा है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 6,000, ठीक है, 5 से 6,000। तो उसके ऊपर जो भी मैं अर्न करता हूँ डिफरेंट सोर्सेज से, ठीक है, तो वो जो पैसा है वो मुझ पर किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, मेरी शादी नहीं हुई है, साथ ही साथ मेरे पेरेंट्स जो है वही सब चीज़ें संभाल रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में मुझे फाइनेंशियली किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो बेसिकली जो भी मैं पैसा अर्न कर रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा दो ही चीज़ों में जा रहा है, या तो मेरे सेविंग अकाउंट में जा रहा है, या फिर अगर मुझे कोई अच्छी चीज़ पसंद आती है तो वो मैं खरीद लेता हूँ। सो बेसिकली एक्सपेंसेस में जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आपके पास एक अमाउंट हो कि जो आपको ज़बरदस्ती सेव करनी पड़ रही है, ठीक है, आपको कोई उसकी ज़रूरत नहीं है उस अमाउंट की कि किसी सच में एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह आपको खर्चा करना है आपकी फैमिली के लिए या फिर खुद के लिए, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, जिसे हम सरप्लस अमाउंट कह सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा इनकम कह सकते हैं, अगर ऐसी आपके पास अमाउंट है तो आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। ये रहा सबसे सेफ आंसर कि कब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में नहीं है, मान लीजिए कि आप जैसे ही पास आउट हो गए, जैसे आपको जॉब मिल गया या फिर खुद का आपने जॉब शुरू किया, तो आप पर आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो फिर क्या मैं इन्वेस्टमेंट करूँ ही नहीं? देखिए, इसका आंसर ऐसा नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, बस उस केस में जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होंगी या फिर परसेंटेज होगा वो थोड़ा कम होगा। इसका आंसर मैं इस वे में देना चाहूँगा कि व्हाटएवर आपकी जो भी इनकम होंगी, जो भी आपके पास एक पैसा एक्सपेंस जो आपका खर्चा है वो होने के बाद जो अमाउंट बच रही है उसको आप सेव करोगे, ठीक है। तो सेविंग में से आप 20% अमाउंट निकाल सकते हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपके पास 100 रुपये बच रहा है सब कुछ खर्चा करके, ठीक है, जिम्मेदारियाँ पूरी करके, अगर 100 रुपये बच रहे हैं तो 80 रुपये आप सेविंग में डाल दीजिए आपकी फ्यूचर सेफ्टी के लिए, और 20 रुपये की आप रिस्क लीजिए या फिर 20 रुपये के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक फार्मूला मैं कहूँगा सिंपल हो सकता है, लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर एक क्लियर कट लाइन बता दूँ कि अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं तो प्लीज़ 30 या 40% के ऊपर खर्चा मत कीजिए, बिकॉज आपकी सेविंग आपके लिए काम आएगी। कितना भी वो अच्छा दिखे, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक काइंड ऑफ रिस्क है, ठीक है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में यही फ़र्क है कि सेविंग में आपको रिस्क जो है वो कम होता है। हालांकि अगर इसमें हम बाकी चीज़ें अगर मिला दें तो आफ्टर सम टाइम सेविंग भी आपके लिए रिस्की बन जाती है, बिकॉज एक टाइम के बाद जो आपके 100 रुपये आज के हैं, 10 साल बाद वो 100 रुपये की अमाउंट या फिर जो कीमत होती है वो नीचे आ जाती है। सो बेसिकली मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक ही आप जो है 30 या 40% तक ही मैं कहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, अगर आपके पास आपके ऊपर अगर जिम्मेदारियाँ हैं तो। सो बेसिकली ये एक आंसर हो सकता है कि कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए।
अब बहुत ही अच्छा सवाल है कि कितना पैसा चाहिए, मतलब मिनिमम कितनी अमाउंट होंगी तो मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ। इसके मैं 2 वे में आंसर दूंगा। सबसे पहले मैं एक टेक्निकल आंसर देता हूँ कि सच में कितनी अमाउंट लगती है। अगर सच बताऊँ तो सबसे जो मिनिमम अमाउंट है वो है 1000 रुपये। अगर आपके पास 1000 रुपये है तो आप अभी के अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होते हैं वो अगर हम एक काउंट कर ले तो उसके बाद आपके पास मान लीजिए 500 या फिर 600 रुपये भी बच जाते हैं, तो आप 500 रुपये के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए मैं इसे मिनिमम 500 तक नहीं कहूँगा, 1000 रुपये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपको कुछ मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, बाद में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होते हैं, तो वो सब अगर हम मिला लें तो उसके बाद मैं कहूँगा कि 1000 रुपये मिनिमम अगर आपके पास है इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यह हुआ एक टेक्निकल आंसर, ठीक है। अब हम कुछ एक इमोशनल कहूँगा या फिर मैं एक प्रैक्टिकल जो आंसर है वो मैं ये कहूँगा कि मिनिमम अमाउंट हम किसी XYZ नंबर को नहीं कह सकते, ठीक है। ये वेरी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया कि 1000 रुपये, ठीक है। अब मैं मेरी ही अगर बात करूँ तो आज मेरे लिए, ठीक है, 1000 रुपये आज मेरे लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पीछे 5 साल जाता हूँ, जब मैं अपने कॉलेज लाइफ में था, तो 1000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट थी। उसका रीज़न ये था कि मैं नहीं कमाता था, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं कमाता भी था तो वो बहुत कम अमाउंट होती थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि जो अमाउंट मैंने बताई वो आपके लिए कम है या ज़्यादा है, ये मैटर आपके ऊपर करता है। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपके पास कम से कम कितना पैसा होना चाहिए। देखिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। XYZ कोई भी अमाउंट आपके मन में आप पकड़ लीजिए, ठीक है। वो अमाउंट अगर आपसे कोई छीन ले या फिर आपके अकाउंट में से गायब हो जाए या फिर गिर जाए, ठीक है, उस अमाउंट के गायब होने से, गिर जाने से या फिर चले जाने से अगर आपको 0.1 का भी इमोशनल फाइनेंशियल अगर इफेक्ट नहीं हो रहा है आपके ऊपर, तो वो अमाउंट है आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट, सबसे सेफेस्ट अमाउंट। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आज अगर मेरे वॉलेट में से अगर 1000 रुपये अगर चले जाए, ठीक है, मुझे पता भी ना चले तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दैट्स माय मिनिमम अमाउंट फॉर द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मान लीजिए कि अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे अकाउंट में से अगर 50,000 गायब हो जाए तो मुझे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, तो वो मेरी मिनिमम अमाउंट नहीं हो सकती, ठीक है। यही बात किसी और के साथ हो सकती है कि किसी के अकाउंट में कि अगर 1 लाख चले जाए, ठीक है, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो उसके लिए वो 1 लाख उसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो सकती है। सो बेसिकली इमोशनली या फिर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये एक आंसर हो सकता है। लेकिन मैं एग्जैक्ट अगर अमाउंट की बात करूँ, जैसे ओपनिंग चार्जेस या फिर जो सबसे अच्छा और सबसे सस्ता शेयर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं कहूँगा कि वो है 1000 रुपये। आपके पास मिनिमम 1000 रुपये होने ही चाहिए, उसके ही बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कई लोग आपको कहेंगे कि आप 10 रुपये की, 5 रुपये की या फिर 2-3 रुपये के शेयर खरीद कर भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना ये एक डिफरेंट बात है, ठीक है। मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा भी होना चाहिए। सो बेसिकली 1000 रुपये का अगर इन्वेस्टमेंट रहेगा तो आपको फ़ायदा होगा। आप तो 1 रुपये का भी शेयर खरीद सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 1 रुपये का शेयर खरीद कर आपको कब फ़ायदा होगा, कितने साल चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो दैट्स वाई मैं कहूँगा कि मिनिमम 1000 रुपीज़ आपके पास होने ही चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। अब देखिए, आपके स्क्रीन के सामने 2 टर्म है, ठीक है। एक है शॉर्ट टर्म, बाद में लॉन्ग टर्म। बेसिकली इन्वेस्टमेंट किस तरह से होता है उसके बारे में। इसमें एक और चीज़ आप ऐड कर लीजिए, वो होता है इंट्राडे, ठीक है। सो बेसिकली इसके अगर मैं ये जो दोनों भी चीज़ें हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये डिलीवरी टाइप की इन्वेस्टमेंट ये होती है शेयर मार्केट, ठीक है। बाद में इंट्राडे। अब मैं ये 2 चीज़ें थोड़ा अगर आपको पता नहीं होंगी तो मैं बता दूं। इंट्राडे का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने आज एक शेयर खरीद लिया, ठीक है, तो आपको आज के आज ही बेचना है। अगर आप उस शेयर को बेच नहीं पाए तो ऑटोमेटिकली वो शेयर जो है वो बेचा जाएगा, ठीक है, और जो भी फ़ायदा या फिर लॉस होगा वो आपको आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो उसे कहा जाता है इंट्राडे, ठीक है। अब जो डिलीवरी होता है उसका मतलब क्या होता है कि ठीक है, आज आपने शेयर खरीद लिया है, आप चाहे तो उसे आज भी बेच सकते हो, उसमें भी कई टर्म्स होती है। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चाहे तो आप उसे आज भी बेच सकते हो, लेकिन अगर आप चाहे तो उसे 10 साल बाद, 5 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद कभी भी बेच सकते हो। तो इसे कहा जाता है डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, ठीक है। अब इसमें डिलीवरी में मैं 2 टाइप में इन्वेस्ट करता हूँ, इन्वेस्टमेंट मेरी होती है। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हुआ कि मैं कहूँगा कि देखिए, ऐसे कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है कि 1 महीना 2 महीना, लेकिन जो मैं कहूँगा कि विथिन 1 ईयर के अंदर अगर आप पैसा आपका निकाल रहे हो, ठीक है, तो उसे हम शॉर्ट टर्म कह सकते हैं, ठीक है। जिसका फ़ायदा भी जो है वो फ़ायदा या फिर हम कहेंगे नुकसान भी, जो भी चीज़ें होंगे वो
एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म थोड़ा कम ही होगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है कि अगर आप किसी शेयर को 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, फिर 10 साल के लिए होल्ड करके रख रहे हो, आपके डीमैट अकाउंट में अगर संभाल के रख रहे हो, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो हुई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको किस तरह की इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करता हूँ, देखिए हमने यहाँ पर एक वर्ड किया है, स्टार्ट से और एंड तक वही यूज़ होगा, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आज शेयर खरीदना, उसे बेचना, खरीदना बेचना, बेसिकली इसे कहा जाता है ट्रेडिंग, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है कि हम एक शेयर को खरीद रहे हैं, इसमें भी बेचना होता है, लेकिन हम इसे एक लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म में बेच रहे हैं, आज के आज ही हमें वो चीज़ें नहीं करनी। अब मैं ये चीज़ आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, हम इतना ये सब, इसे एक प्रकार हम कहेंगे कि अपने दिमाग को जोर दे रहे हैं, तो इतना हम ताम झाम क्यों कर रहे हैं। सिंपल सा रीज़न है, मैं शेयर मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट करता हूँ कि मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं आज 1000 रुपये लगाऊंगा, कल 10-20 हज़ार लगाऊंगा तो उसके बाद मुझे लाखों मिल जाएंगे। एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आप 1000 रुपये से लाख रुपए नहीं कमा सकते शेयर मार्केट में, लेकिन हाँ लाख रुपए से 1000 रुपये आप ज़रूर कमा सकते हो। तो बेसिकली मेरा यहाँ पर शेयर मार्केट में या फिर इन्वेस्टमेंट करने में ये इंटरेस्ट नहीं है कि मैं अपने पैसों को डबल टिबल करना चाहता हूँ, ठीक है। वो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में पॉसिबल भी नहीं है, इवन सम केसेस लॉन्ग टर्म में भी वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये सब मूवीज़ और वेब सीरीज़ में ही होता है, प्रैक्टिकली ये चीज़ मैं कहूँगा कि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है मिडिल क्लास लोगों की, उनके लिए ये चीज़ इतनी ईजी नहीं है, ठीक है। सो फिर क्या रीज़न है कि मैं इस तरह से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक सिंपल रीज़न है या फिर मेरा टारगेट यही है कि जो बैंकिंग के इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, मतलब जो हमारा जो अगर सेविंग अकाउंट में रहेगा या फिर एफडी में अगर हमारा पैसा रहेगा, ठीक है, तो उस केस में मुझे जो पैसा मिलेगा या फिर इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे उससे ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए। तो उससे अगर ज़्यादा कोई अगर इजीली अगर कोई इंटरेस्ट दे रहा है तो वो होता है शेयर मार्केट, बस यही टारगेट है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने अभी एक TTML का शेयर है, अगर आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पर, TTML का मैंने शेयर खरीदा था फरवरी में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैंने वो बहुत ही मैं कहूँगा कि हाई लेवल पर उसे ख़रीदा था, उसके कारण जो 4 महीने फरवरी के बाद अगर हम कहें काउंट करें 3-4 महीने, तो मेरा शेयर जो था वो डाउन था, ठीक है, 5000 आप अमाउंट, ठीक है। अब ये अगर मैं 5000 अमाउंट किसी भी अपने सेविंग अकाउंट या फिर एफडी में अगर रखता, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा, चलो ठीक है, कम से कम 2% या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा कि 4-6 या फिर बहुत हो गए तो 8% मुझे वहाँ पर इंटरेस्ट मिलता, ठीक है, अगर मैं बैंक में रखता तो, ठीक है। 8% और 6% ये भी आजकल इमेजिनेशन ही हो गया, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं कि अगर कोई देता होगा तो चलो 8%, ठीक है। लेकिन वही जब मेरे 3-4 महीने शेयर मार्केट में थे पैसे, तो ये जो परसेंटेज है ये बैंकिंग के इंटरेस्ट से ज़्यादा मिला मुझे। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है, मेरा बस पॉइंट यही था इसमें इन्वेस्ट करने का, शेयर मार्केट में आने का, कि मुझे बैंकिंग की जो इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा पैसा कमाना है, ठीक है। सो बेसिकली मैं कहूँगा कि इसी कारण से मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में बिलीव करता हूँ। अब मैं इंट्राडे या फिर आज ही खरीदना और आज ही बेचना, इस चीज़ में बिलीव क्यों नहीं करता। देखिए मेरे पास जो पैसा है, ठीक है, वो मैंने खुद अर्न किया है, ठीक है। अब वो ऐसा तो पैसा नहीं है कि मुझे कभी ज़रूरत गिरेगी नहीं, ठीक है। इन सम केसेस मुझे ज़रूरत भी हो सकती है। देखिए मैंने कहा कि सरप्लस अमाउंट है, ज़्यादा अमाउंट है, मेरा खर्चा कम है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई इमरजेंसी का काम आ जाए, ठीक है। मान लीजिए, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अभी मेरे जो होल्डिंग है, मैं कहूँगा कि 40,000 अब मेरे इन्वेस्टमेंट है मेरे अकाउंट में, ठीक है। तो अब मान लीजिए मुझे अगर कोई चीज़ खरीदनी है अर्जेंटली, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन सच में ज़रूरत है या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी, और वो पैसा अगर मुझे निकालना है, तो अगर वो शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के मेरी प्लानिंग में होगा तो उसमें मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा सबसे अच्छा यहाँ पर पॉइंट है। साथ ही साथ मेरा जो पैसा है, मुझे पता है कि चलो ठीक है, आज जैसे कि 2-3 महीने मेरा डाउन थे TTML के शेयर, लेकिन आज ऊपर गया। सो बेसिकली मुझे ये भी पता होता है कि हाँ ये कभी ना कभी ऊपर जाएगा, एक होप रहती है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक और बात है कि आपका, जैसे बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है। शेयर मार्केट में उन लोगों का पैसा डूब जाता है जो इन्फॉर्मेशन नहीं निकालते, जिनके पास नॉलेज नहीं होती, और जो बिना सोचे समझे इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो डिलीवरी में, तो उस केस में आपका नुकसान जो है या फिर आपकी डूबने के चांसेस मैं कहूँगा कि ना के बराबर। बिकॉज देखिए मेरे जब TTML के जो शेयर थे जो डाउन थे, ठीक है, मैं कहूँगा आई थिंक 2000 से, मतलब 5000 में के 2000 डाउन थे, बेसिकली 2000 का नुकसान होता। तो वो नुकसान तब होता अगर मैं वहाँ पैसे निकाल लेता, ठीक है, तब मेरा नुकसान होता। तब मैंने पैसे नहीं निकाले, अब वो पैसे ऊपर जा चुके हैं, ठीक है।
सो कहने का मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में फ़ायदा ये होता है डिलीवरी में कि आपके पास चॉइस होती है कि आपको प्रॉफिट में निकालना है या फिर लॉस में पैसे को निकालना है, ठीक है। तो ये आपको एक सेफ्टी मिल जाती है। इंट्राडे का मैं ये नहीं कहूँगा कि इंट्राडे बुरी चीज़ है, इंट्राडे में इतना पैसा मिलता है जो आप शायद डिलीवरी से कभी कमा भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इंट्राडे का सबसे जो बड़ा इशू है वो ये है कि मान लीजिए कि अगर आज मार्केट नीचे चला गया और आपने ऊपर के मतलब जो अपर सर्किट था मान लीजिए वहाँ पर अगर आपने उसको अगर ख़रीद लिया तो उसके बाद बहुत मुश्किल होता है आपको प्रॉफिट वहाँ पर कवर करना, बिकॉज आपको लॉस में बेचना ही बेचना है। अगर आपने नहीं बेचा तो आपका जो भी ऐप है या फिर जो भी आपके ब्रोकर है वो ऑटोमेटिकली उस शेयर को बेच देंगे और आपका नुकसान होना पक्का है। सो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा, और मैं खुद भी अभी सिर्फ डिलीवरी में ही काम कर रहा हूँ, सिर्फ मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करता हूँ। अब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे हम डिसाइड करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। अब चलो मैंने ये तो आप लोगों को बता दिया कि मैं किस तरह से मतलब कौन सी टाइप की मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करता कहाँ पर हूँ, या फिर कौन सा ऐप यूज़ करता हूँ, या फिर कौन सी वेबसाइट में यूज़ करता हूँ। सो बेसिकली मैं जो ऐप यूज़ करता हूँ उसका नाम है अपस्टॉक। वो आपको जो लिंक है डाउनलोड करने की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आपके प्ले स्टोर पर या फिर इवन आपके जो एप्पल के स्टोर होते हैं उस पर भी अवेलेबल है। साथ ही साथ इसकी वेबसाइट भी है। सो बेसिकली आप चाहे तो कंप्यूटर, मोबाइल या फिर एप्पल डिवाइस से भी एक्सेस कर सकते हैं उस ऐप को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो मैं वहाँ से जो अपस्टॉक का ऐप है वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। अब दोस्तों एक चीज़ है जो मैं आपको नहीं बताऊँगा, वो ये कि आपको अपस्टॉक पर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो भी मतलब जो शेयर मार्केट के ऐप्स हैं तो वहाँ पर कैसे अकाउंट ओपन करना है, ठीक है, कैसे प्रोफाइल क्रिएट करना है, ये सब चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। उसके दो रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि इस टॉपिक पर ऑलरेडी कई वीडियोस है यूट्यूब पर, आप सिंपली सर्च कीजिए कि अपस्टॉक पर कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, या फिर मैं सिर्फ अपस्टॉक की नहीं बात कर रहा हूँ, जो भी ऐप आपको चाहिए आप सिंपली सर्च कीजिए आपको कैसे अकाउंट ओपन करना है, ये सब चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी हैं। सो बेसिकली जो चीज़ें ऑलरेडी यूट्यूब पर हैं वही चीज़ें बनाना हमारे यूट्यूब चैनल का काम नहीं है। दूसरी बात ये कि वो वीडियो होने के कारण वहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। अब वो वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि कैसे मैं अपना अकाउंट ओपन करूँ, बाद में किस तरह से ईमेल वहाँ पर ऐड करूँ, कैसे OTP आता है, पैन नंबर कहाँ पर होता है, वो कैसे ऐड किया जाता है, या फिर डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड किए जाते हैं, ये सब चीज़ें अगर आपको पूरे वीडियो यूट्यूब पर के देखकर भी अगर समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज वो वीडियो प्रॉपरली एक्सप्लेन किए गए हैं कई लोगों ने, ठीक है। अब मैं वो नहीं बताऊँगा कौन सा वीडियो देखना है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन वो सब देखने के बाद भी अगर आप सिंपली अगर आपका अकाउंट भी ओपन नहीं कर पा रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप रेडी नहीं हो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब चलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर लिया है, आप रेडी हो सच में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन एक चीज़ है जो शायद आपको कन्फ्यूजन में डाल सकती है, वो ये कि कोई भी अपस्टॉक हो या फिर कोई भी ऐप हो, बेसिकली वहाँ पर कितने चार्जेस होते हैं। देखिए अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे जो कि आपको इस ऐप में जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से भी आप देख सकते हो, वहाँ पर बताया तो जाता है कि हम इंट्राडे के लिए, डिलीवरी के लिए इतने पर ट्रांजैक्शन के जो चार्जेस है वो लगाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जो कि मुझे भी हुआ था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ एक सिंपल सा रूल आपको बताना चाहता हूँ। देखा जाए तो अगर आप कोई भी यूट्यूब चैनल देखें या फिर कोई भी अगर आर्टिकल पढ़ेंगे गूगल पर या फिर कहीं पर भी, तो आपको बेसिकली मोस्ट ऑफ द लोग यही बताएंगे कि आपको जो ट्रांजैक्शन होता है, जो भी एक वैलिड एंट्री होती है उसके लिए, मतलब एक बाइंग के लिए या फिर सेलिंग के लिए, तो 20 रुपये लगते हैं। मतलब अगर आप कुछ शेयर खरीद रहे हो, फिर वो चाहे एक शेयर खरीदो या फिर 1000 शेयर खरीदो, आपको 20 रुपये चार्जेस देने होते हैं ब्रोकर चार्जेस के रूप में। बाद में अगर सेल करेंगे तो भी वो 20 रुपये होंगे, ठीक है। अब ये अगर देखा जाए तो ये मोस्ट ऑफ द चैनल पर या फिर मोस्ट ऑफ द जगह पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन एक और चार्ज होता है, जैसे कि इसमें बहुत सारे चार्जेस होते हैं, टैक्स रिलेटेड, देन डीमैट जो अकाउंट होता है उसके भी बारे में। तो ये सब मिलाकर मैं कहूँगा कि अगर आपको एक सिंपल सा ये कन्फ्यूजन दूर करना है तो आप एग्जैक्ट अमाउंट के पीछे मत भागिए कि क्या वो सच में 20 रुपये है, क्या वो सच में 2% है, 3% है, 1% है। ये परसेंटेज के पीछे मत भागिए। मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, मेरी एक जो इन्वेस्टमेंट थी वो 30,000 की थी। साथ ही साथ मैंने 1 रुपये की भी इन्वेस्टमेंट की है, 30,000 की भी इन्वेस्टमेंट की है, और एक आई थिंक 32,000 की भी इन्वेस्टमेंट की है। तो उस पर मुझे जो चार्जेस लगा है उसका अगर मैं आपको अनुभव बताऊं तो मैं कहूँगा कि कई मुझे 20 रुपये, कई 18 रुपये और कई मुझे
₹37 के चार्जेस लगे हैं, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊँ, देखिए ये ज़्यादा चार्जेस नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा चार्जेस थे या फिर उन्होंने हमें बताया नहीं या फिर किसी भी तरह का ये फ्रॉड है। मैं ये कहूँगा कि वो जो कैलकुलेशन होता है वो सब आपको भेजा जाता है आपकी ईमेल पर कि आपको कितने चार्जेस वहाँ पर ऐड किए। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं इस चार्जेस को, मेरी तरह मैं जब इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, अब मैं ये आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। मैं सिंपल कैलकुलेशन रखता हूँ, ठीक है। उन्होंने ₹20 बताया होगा अपनी वेबसाइट पर या फिर परसेंटेज बताया होगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, उसे कैलकुलेट करता हूँ ₹50। मैं ऐसा समझता हूँ कि बाय अगर करूँगा, खरीदूंगा तो भी ₹50 देने हैं चार्जेस, और अगर बेचने हैं तो भी मुझे ₹50 देने हैं। एक बात बता दूं, हालांकि ये ₹50 नहीं होते, ठीक है, इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं अपने सेफ्टी के लिए सोचता हूँ कि चलो ₹50। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चार्जेस के बारे में टेक्निकली या फिर डिटेल जानना है तो फिर वो वेरी करता है ऐप के साथ, और उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुरंत ही इन्वेस्ट करना है और आप चार्जेस से होने वाले नुकसान से बचना है, तो सिंपली आपको एक कैलकुलेशन करना है कि ₹50 खरीदने के और ₹50 बेचने के, सिंपल ये कैलकुलेशन है। सो बेसिकली आपके 50 और 50 अगर देखा जाए ₹100 आपके, मैं कहूँगा कि टोटल एक कंप्लीट जो ट्रांजेक्शन होगा बेचना और खरीदना, तो उसमें आपके ₹100 जाने ही वाले। सो इससे आपको एक आइडिया आ जाएंगे, जो कि हम आगे भी देखेंगे कि जब भी आप शेयर बेचोगे, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो हमारा प्रॉफिट है वो ₹100 के ऊपर होना चाहिए। मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि अगर आपने कोई शेयर खरीदा, ठीक है, अब वो प्रॉफिट में है, ₹50 प्रॉफिट में है, ठीक है, या फिर मैं कहूँगा सॉरी नॉट ₹50, ₹20 अगर प्रॉफिट में है, और आपको ऐसा लगता है कि चलो यार ₹20 है तो हम इसे बेच देंगे, लेकिन जब आप उसे बेचेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमें ये चार्जेस देने पड़े। अब ये जो सवाल आपके स्क्रीन के सामने है ना, मैं कहूँगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके आंसर यही से आपको मिल जाएंगे कि कम से कम हमें कितने शेयर जो है वो खरीदने चाहिए, फिर चाहे वो शेयर ₹100 का हो, ₹1000 का हो, या फिर MRF की तरह वो 80,000 का हो, ठीक है। तो ऐसे हमें कितने शेयर्स खरीदने चाहिए, मैं इसका आंसर दूंगा कि वो डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूँगा कि अगर आपने 5 भी शेयर खरीदे, ठीक है, कम से कम 5 या 10 भी शेयर खरीदे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, तो एक 5 साल बाद, 2 साल बाद या फिर 10 साल बाद वो आपको रिटर्न देगा ही देगा, ठीक है। तो ये हुआ अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में अगर सोचते हैं तो। लेकिन मान लीजिए कि आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट है, आप 1 साल के अंदर ही रख रहे हैं, तो उस केस में मेरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि मैं मिनिमम 100 शेयर खरीदता हूँ, फिर चाहे वो कितना भी महंगा हो। मान लीजिए अगर मुझे किसी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि यस बैंक के शेयर थे, ठीक है, तो यस बैंक के शेयर जो थे वो ज़्यादा नहीं थे, ₹16 ₹55 पर थे, 55 पैसे पर थे, तब मैंने खरीदे थे। तो तब मैंने वो जो शेयर थे वो 100 के ऊपर ही खरीदे। उसका रीज़न ये है कि मैं 1 साल का ही टारगेट रख रहा हूँ, मेरा उससे ज़्यादा टारगेट नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है। तो मुझे अगर बेचना पड़े तो उसका रीज़न ये है कि, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, सिंपल यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम एक शेयर काउंट करते हैं, ठीक है, एक्स उस शेयर का नाम है, तो एक्स की जो अभी जो करंट प्राइस है, मान लीजिए है कि उसकी प्राइस है ₹1, ठीक है। वैसे मैं ये इतना जो पेनी स्टॉक होता है उसको प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ₹1 है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने खरीदे ऐसे 100 शेयर्स, ठीक है, ठीक है, और जो मेरा भाई है उसने, मान लीजिए कि उसके पास पैसे कम थे या फिर उसे ऐसा लगा कि इतने ज़्यादा शेयर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, तो मान लीजिए उसने खरीदे 10 शेयर, ठीक है, मेरे पास 100 है और उसके पास 10 है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा था पहले ही इस टॉपिक में देखा कि जो हमारे चार्जेस होते हैं, ठीक है, ब्रोकरेज चार्ज वगैरह सब कुछ चार्जेस, वो हमने ओवरऑल काउंट किए थे ₹100, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास जो 100 शेयर है, ठीक है, ₹1 के, उसको ₹100 होने के लिए, मतलब प्रॉफिट में जाने के लिए ₹100 के लिए, या फिर मैं कहूँगा कि सिंपल ज़ीरो भी होने के लिए, मतलब ब्रोकरेज चार्ज भी निकालने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट से ऊपर आना है, मतलब 2 पॉइंट, एक की वैल्यू जब 2 हो जाएंगी, ₹2 का जब वो शेयर हो जाएगा, तब मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो ₹200 हो जाएंगी, जिसमें से 100 जो है वो बेसिकली हमारे ब्रोकरेज चार्ज में चल जाएंगे, और ये जो इन्वेस्टमेंट है या फिर जो रिटर्न है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम माइनस में नहीं जा रहे, ना ही प्लस में जा रहे हैं। मान लीजिए यही शेयर अगर 2 पॉइंट से बढ़ गए, यानी 1 से वो 2 और ये 3 हो गए, ठीक है, तो 3 शेयर अगर हो गए तो मेरे कितने हो गए वहाँ पर, 100 शेयर के कारण 300 शेयर हो गए। अब इसमें से आप जो ₹100 है वो ब्रोकरेज निकाल दीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, ₹100 का। लेकिन यही अगर जो शेयर मेरे भाई के पास है, 10 शेयर है उसके पास, ठीक है, तो उसे ये कितनी अमाउंट, उस शेयर की जब अमाउंट बढ़ेंगी, ठीक है, 1 अगर बढ़ेगा तो उसकी अमाउंट कितनी है,
₹2 अगर हो रहे हैं तो 10 के कितने हो जाएंगे, सिर्फ 20 हो जाएंगे, 20 उसकी अमाउंट हो जाएंगी। सो बेसिकली कहने का मतलब ये मतलब कितने होंगे वो, अगर देखा जाए तो वो ₹20, वो चार्जेस भी भरने हैं तो बेसिकली उसका नुकसान ही होगा। सो ये डिफरेंस है कि अगर आप कम शेयर्स खरीदते हो तो उसमें रिस्क ये होती है कि उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़नी चाहिए, तभी आपको कम शेयर का फ़ायदा है, ठीक है, अदरवाइज़ आपको कोई फ़ायदा नहीं। और अगर आप शेयर मार्केट के कोई भी शेयर्स को अगर देखेंगे, जिसे हम एक क्वालिटी शेयर कहते हैं, ठीक है, कोई भी अगर आप शेयर को देखेंगे तो वो एक दिन में 10, 15, 20, 50 इस तरह से नहीं बढ़ता, ठीक है। ये कभी कभी हो सकता है कि हाँ ठीक है 10 से वो ऊपर चला गया, ये बहुत रेयरली होता है, हर रोज़ ये चीज़ नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि पॉइंट में ऊपर नीचे होता है शेयर, हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा कि डेली बेसिस पर वो 2 या 3 पॉइंट से ऊपर नीचे होता है, ठीक है। बहुत ही रेयर केसेस में वो 10 या 50 के ऊपर जा सकता है, ठीक है। सो बेसिकली अगर पॉइंट में ऊपर नीचे अगर शेयर हो रही है वैल्यू, तो इसका फ़ायदा आपको कब होगा इन्वेस्टमेंट का, जब आपके शेयर्स ज़्यादा होंगे। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम अगर 100 अगर शेयर्स आपके हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शेयर अगर ₹1 से भी ऊपर चला जाएगा तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, जो आपका प्रॉफिट है, वो ₹1 से बेसिकली बढ़ रहा है, ठीक है। सो ये सिंपल कैलकुलेशन है कि आपको कितने शेयर जो है वो खरीदने चाहिए। अब सवाल ये है कि चलो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि कम से कम जो हमें जो शेयर खरीदने हैं वो खरीदने हैं हमें 100 शेयर, ठीक है, उससे हमें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हम हमेशा 100 शेयर ही खरीदें? क्योंकि अगर हम कुछ बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे टाटा मोटर्स के शेयर हो गए या फिर अपोलो टायर्स की बात करूँ, तो इनके जो शेयर है वो ऑलरेडी 200-300 के ऊपर शेयर है, तो वो अगर मैं ख़रीदूँगा तो मेरा तो मतलब अगर मैं इतनी बड़ी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो ये तो अमाउंट मेरे पास है ही नहीं, तो फिर उस केस में क्या ये 100 शेयर खरीदना सही है? देखिए, आपको अगर ये चीज़ देखनी है कि आपकी अब यहाँ पर चॉइस है कि जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि शेयर कैसा होना चाहिए। देखिए, अगर आपकी ये चॉइस है कि वो मुझे बाकी कुछ पता नहीं, मुझे सिर्फ 100 शेयर ही खरीदने हैं और मेरे पास एक लिमिटेड अमाउंट है, ठीक है, तो उस केस में मैं कहूँगा कि आपको पेनी स्टॉक की तरफ जाना पड़ेगा। अब पेनी स्टॉक का मतलब क्या हुआ? देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि पेनी स्टॉक जो होता है वो नेगेटिव होता है या फिर ऐसे कुछ चीज़ें। देखिए, ऐसा नहीं है। पेनी स्टॉक का सिंपल मतलब ये है कि उनकी ग्रोथ जो है वो स्लो है, ठीक है। साथ ही साथ उसमें जो है आपको जो रिटर्न है वो कम मिलेंगे या फिर जो लॉस भी है वो भी कम होगा और टाइम लगेगा। वो काइंड ऑफ मैं कहूँगा कि आप करोगे तो शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब आपके पास पैसे कम होते हैं, ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आपके पास ₹5000 है, ठीक है, तो उस केस में अगर आपको 100 शेयर खरीदना है तो आपको जो मैं कहूँगा ₹10 के नीचे या फिर ₹50 के नीचे जो शेयर है, ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, उसके बाद ही आपको वो 100 शेयर मिलेंगे, ठीक है। तो ये रिस्क आप ले सकते हो पेनी स्टॉक के साथ अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट है और 100 मिनिमम 100 शेयर अगर खरीद रहे हो, तो आपका जो पेनी स्टॉक है वो मे बी आपके लिए मल्टी बैगर बन सकता है, आपको उससे ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन रखते हैं कि मान लीजिए आपकी ये कंडीशन है कि मुझे वो 100 शेयर का पता नहीं, मुझे अच्छा शेयर चाहिए, मुझे एक क्वालिटी कंपनी का शेयर चाहिए, ताकि अगर मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ तो मुझे पता चले कि मैं कंप्लीटली रिस्क में नहीं हूँ, मुझे पता है इनकी ग्रोथ अच्छी है, इनकी मैनेजमेंट अच्छी है, तो मुझे फ़ायदा होगा। तो एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए अगर ऐसा कोई शेयर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जिस शेयर का मैं नाम लूँगा वो अच्छा हो या बुरा। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि टाटा मोटर्स, ठीक है, मान लीजिए टाटा मोटर्स का शेयर है, आई थिंक अभी मुझे एक्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन हम एक काउंट करते हैं कि 300 के ऊपर उसकी अगर वैल्यू है, ठीक है, अभी, ठीक है, करंट प्राइस। तो अब आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप 5000 में 100 शेयर खरीद सकते, पॉसिबल नहीं है। 5000 में आप बहुत ही कम अमाउंट के शेयर खरीदोगे, तो फिर मेरी सजेशन ये रहेंगी कि जी हाँ, उस केस में आप जो अमाउंट है, मैं सिर्फ वो अमाउंट कहूँगा कि वो मिनिमम 30 शेयर तो भी होने चाहिए, ठीक है। ऐसे कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पर फ़ायदा ये होता है कि वो जो प्राइस होती है वो उनकी फ्लक्चुएट होती रहती है, मतलब वो बेसिकली पहली बात तो वो ऊपर की तरफ, जो अच्छी कंपनियां होती हैं उनकी ग्रोथ ऊपर की तरफ होती है, तो आज ना कल आपको प्रॉफिट होगा ही। साथ ही साथ स्पीड में इनकी होती है एज़ कम्पेयर टू एनी। देखिए, कोई शेयर अगर ₹1 पर है, ₹2 पर है, ₹5 पर है, तो उसका एक रीज़न है कि उसकी इतनी कम कीमत क्यों है। और कोई शेयर अगर 300 के ऊपर है, 500 के ऊपर है, 80,000 तक है, तो उसका रीज़न है कि वो जिस करंट वैल्यू पर है उसका कोई रीज़न है। सो मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके शेयर कम हो गए तो चलेगा, लेकिन उस केस में आपका शेयर जो है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्वालिटी वाला होना चाहिए। लेकिन आपके अगर शेयर ज़्यादा लेना है तो फिर आपको एक ध्यान रखने पड़ेंगे कि आपको ये रिस्क ले रहे हो पेनी स्टॉक में, क्योंकि आपको अच्छे शेयर उस अमाउंट में नहीं मिलेंगे। सो ये एक काइंड ऑफ ट्रिक कहूँगा कि जो आपके लिए काम कर सकती है।
अब फाइनली सवाल ये आता है कि कब खरीदें शेयर को या फिर कब बेचें। खरीदने से मैं पहली बात ये बता दूं कि जब अब जो भी हमने पॉइंट देखे हैं उससे आपको एक बात तो समझ में आ गई है कि शेयर हमें ये चीज़ें ध्यान में रखकर खरीदना है कि हम कितने शेयर खरीदें, ठीक है। उतने शेयर खरीदने के बाद क्या सच में हमारे ब्रोकरेज चार्जेस भी उसके प्रॉफिट में निकाल जाएंगे, ठीक है। वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जैसे हम सिविल इंजीनियर हैं, ठीक है, तो एक बात ये अभी मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ होगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम होगा। अब ये नहीं है कि आप सिविल इंजीनियर हो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ पेंट, सीमेंट या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल रिलेटेड या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडस्ट्री में ही आपके जो शेयर है या फिर स्टॉक है वो खरीदने हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट का मतलब यह है कि आप कोई भी शेयर खरीद सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो प्लीज़ कौन सा शेयर खरीदना है, ठीक है, वो तो मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, लेकिन कौन सा शेयर खरीदना है ये आपकी चॉइस है। साथ ही साथ मैं कुछ वेबसाइट आपके स्क्रीन पर अभी दिखाता हूँ, जैसे मनी कंट्रोल, आई थिंक मनी कंट्रोल है, बाद में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रही है, तो मैं एक काम करूँगा कि आपके स्क्रीन पर, एक मिनट जस्ट होल्ड, मैं आपको जो वेबसाइट है उसका नाम बताता हूँ, एक मिनट। एक है मनी कंट्रोल, ठीक है, मनी कंट्रोल। देन दूसरी जो वेबसाइट है, हाँ, टिकरटेप.in। तो ये जो दो वेबसाइट है ये आपको ध्यान में रखनी है और इससे आप डिसाइड कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो किसी भी शेयर को, ठीक है। जो भी हमारे इंडियन शेयर है उनको आप बेसिकली स्टडी कर सकते हो और चॉइस कर सकते हो कि कितने शेयर खरीदने हैं और कैसे खरीदने हैं, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि कब खरीदने हैं। इसका मैं सबसे अच्छा आंसर ये दूंगा कि जब मार्केट डाउन हो, ठीक है। अब देखिए ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी शेयर डाउन होंगे, ठीक है। आपको कोई मनपसंद जो भी शेयर है वो पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब वो सिलेक्ट आप कैसे करोगे, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप बिगिनर हो और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो उस समय एक बात हमेशा याद रखना कि शेयर का नाम आपने सुना हो तो ही उसमें इन्वेस्ट कीजिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मान लीजिए TTML, हो सकता है आप में से कई लोगों ने TTML इस वर्ड को पहली बार सुना हो, ठीक है, या फिर इस शेयर के बारे में पहली बार सुना हो। तो प्लीज़ ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट मत कीजिए। ये मेरी पर्सनल सजेशन है, ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट मत कीजिए जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है या फिर आप पहली बार ही सुन रहे हो, ठीक है। आप किस तरह के शेयर में फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल खरीद सकते हो तो वो रहेगा कि टाटा मोटर्स, हाँ आपने नाम सुना है, एशियन पेंट आपने नाम सुना है, ठीक है। बाद में बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, ठीक है, PNB, ये सब नाम आपने सुने हैं। सो बेसिकली जो नाम आपने सुने हैं जिसके बारे में आपको पता है कि हाँ इनके फ्रॉड हुए हैं, नहीं हुए हैं, इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, बुरा है, तो वो आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो वेबसाइट, मैंने दो वेबसाइट आपको बताई, टिकरटेप.in और mymoneycontrol.com, तो उन दो वेबसाइट पर आपको जाना है, ठीक है। और दोनों वेबसाइट पर आप स्टडी कर सकते हो कि क्या ये शेयर हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सो बेसिकली ये रही एक, हम कहेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस। अब कब खरीदना चाहिए, इसका एग्जैक्ट आंसर ये है कि क्या करना, जो भी आपका ऐप होता है, ठीक है, अब स्टॉक का, वहाँ पर आपको देखना है कि एक महीने में इस स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया, शेयर ने कैसे परफॉर्म किया, उसका एक चार्ट होता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि एवरेज निकाल लीजिए या फिर जो सेंटर का लाइन है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई शेयर था, उसकी जो सबसे लोएस्ट वैल्यू थी वो थी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि ₹1, ठीक है, और उसकी जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी वो थी ₹10, ठीक है। तो अब आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है उसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। वो सबसे पहली चीज़ ये कि जो सबसे अपर सर्किट, जिसे टॉप मोस्ट पोर्शन है, ₹10 है, वहाँ पर खरीदना नहीं है, बिकॉज वो उसके लाइफ में पहली बार 10 पर टच हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है वो ऊपर जाएगा, मे बी वो नीचे भी आ सकता है, ठीक है। हाँ, ये लक फैक्टर है कि वो मे बी, आपका लक फैक्टर है कि वो मे बी ऊपर भी जा सकता है, लेकिन बेसिकली आप रिस्क ले रहे हो वहाँ से, ठीक है। आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कब खरीदना चाहिए। अब देखिए, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमें ₹1, जब वो ₹1 पर आएगा तब खरीदेंगे। अब ये सिंपल सी बात है कि वो शेयर ₹1 से ₹10 तक गया है, अब वो इजीली तो 1 पर नहीं आएगा, हाँ वो नीचे ज़रूर आएगा, वो 2 पर आ सकता है, 3 पर आ सकता है, 4 पर, लेकिन वो एकदम से 1 पर नहीं आएगा, ठीक है। बेसिकली आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा, आप इतना नहीं रुक सकते। सो ये भी ध्यान रखना है कि सबसे जो नीचे का पॉइंट है, अगर आपको मिल जाए, जैसे अभी ये लॉकडाउन की सिचुएशन थी तो बहुत लोगों को लोअर जो सर्किट था वो मिल गया था, ठीक है, लोअर पॉइंट था वो मिल गया, वो आपका लक फैक्टर है कि अगर आपको वहाँ पर अगर सिचुएशन बन गई ऐसी मार्केट की तो उस पॉइंट को आपको छोड़ना नहीं है, सबसे लोएस्ट पर अगर आप खरीदेंगे तो आपका फ़ायदा ही होगा, ठीक है।
अब अगर मैं कहूँ तो ये सबसे लोएस्ट नहीं होता, ठीक है। कोई भी शेयर, मान लीजिए अगर कोई 300 का शेयर है तो वो एक पर एकदम से नहीं आएगा या फिर एक दिन में आएगा भी नहीं, ठीक है। इसे बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहा जाता है। सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, मैं आपको अभी टेक्निकल टर्म एक बता दूं कि मान लीजिए कि एक शेयर जो था वो 300 तक चला गया, ठीक है। कभी एक मतलब 10 साल पहले उस शेयर की ओपनिंग हुई थी, 1 रुपये से वो 300 तक चला गया, ठीक है। लेकिन अब मार्केट में कोविड की सिचुएशन आ गई, लॉकडाउन लग गया, उसके वजह से वो जो शेयर है वो एक पर नहीं गिरा, वो गिरते गिरते 300 से गिरते गिरते मान लीजिए 200 तक आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, 200 से कुछ दिन बाद वो फिर से ऊपर चला गया और 300 को फिर से टच किया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, 200 पर वो रुक गया है। सो बेसिकली यहाँ पर जो हम कहेंगे सपोर्ट का मतलब क्या है कि अब वो उसके नीचे नहीं जा रहा है, कुछ भी सिचुएशन हो रही है मार्केट में तो वो 200 के नीचे नहीं जा रहा, तो वो उस शेयर का बन गया सपोर्ट, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि मार्केट कितना भी अच्छा हो वो 300 को क्रॉस ही नहीं कर रहा, 2-3 बार 300 तक गया लेकिन 300 के ऊपर जा ही नहीं रहा, तो वो रहा रेजिस्टेंस। सो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में देखना है आपको। जो सपोर्ट होता है, जब भी चांस मिले सपोर्ट यानी सबसे जो लोएस्ट अमाउंट है वहाँ पर खरीद लीजिए, ठीक है, खरीद लीजिए, या फिर उसके पास के जो भी अमाउंट है। बाद में जो रेजिस्टेंस है यानी जो सबसे ऊपर की जिसकी प्राइस है, ठीक है, वहाँ पर आपको कभी भी नहीं खरीदना है, या फिर मैं कहूँगा कि वो आपका पर्सनल चॉइस रहेंगी, लक फैक्टर रहेगा, बिकॉज अब गारंटी नहीं है कि वो ऊपर जाएगा या नहीं। तो बेसिकली आपके पास कौन सा क्राइटेरिया आ रहा है, एक जो सपोर्ट है और बाद में जो सेंटर लाएंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इनके बीच में जो सेंटर लाइन आएंगी, जो मिड पॉइंट आएगा, इसमें से किसी भी पॉइंट पर आप खरीद सकते हैं। उसका रीज़न ये है, जब आप इस सेक्शन में खरीदोगे सपोर्ट और मिड के, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो कभी ना कभी 300 तक जा रहा है, इसका मतलब कभी ना कभी वो 290 जाएगा, ठीक है, 280 जाएगा। सो बेसिकली आपको वो प्रॉफिट आपका होना पक्का है। सो ये आपको एक सेफ साइड में खरीदना होता है शेयर। तो ये मैंने एक टेक्निक बता दी। अब अपर सर्किट पर आपको खरीदना है या नहीं, या फिर ऊपर खरीदना है या नहीं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, वो आपका रिस्क है कि आपको अगर लगता है कि नहीं, कुछ शेयर ऐसे होते हैं कि कभी नीचे आते ही नहीं, ठीक है। मतलब अगर मैं मेरे TTML शेयर की बात करूं, जब मैंने खरीदा था तो वही मेरे साथ हुआ कि वो 3-4 दिन कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, उसका मतलब मान लीजिए कि रेजिस्टेंस बन ही नहीं रहा था, वो ऊपर नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा था। तो मैंने सबसे ऊपर खरीद लिया, और जिस दिन मैंने सबसे ऊपर खरीद लिया उसके बाद वो 3 महीनों तक नीचे उतर जा रहा, ठीक है। सो बेसिकली वो आपका लक फैक्टर है। अब एक शेयर के साथ ऐसा भी हुआ कि जब मैंने बेच दिया उसके बाद अब वो मतलब 30-20% ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, तो वो आपकी चॉइस है, आपकी स्टडी है, आपका एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पर ही आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन जो सपोर्ट होता है और वो मिड होता है, उसके बीच में जो भी वैल्यूज़ होती है वो आपके लिए सबसे सेफेस्ट वैल्यू होती है। अब बेचना कब है, बेचने का जो सबसे पहला आंसर है, जो कि हमने वीडियो में देख ही लिया है, वो ये है कि आपके जो भी ब्रोकरेज चार्जेस है वो सभी निकलने चाहिए। मान लीजिए 100 रुपये के ऊपर आपका प्रॉफिट होना ही चाहिए, तभी उस इन्वेस्टमेंट को वैल्यू है। अदरवाइज़ वो अगर बैंक में रखते तो भी अच्छा आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता, तो फिर क्या फ़ायदा इन्वेस्टमेंट करने का। ये सबसे पहली बात कि आपको आपके जो ब्रोकरेज चार्जेस है एटलीस्ट उतने पहले निकाल लेने हैं। अब दूसरी बात ये कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप सेविंग नहीं कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। हम स्टार्ट से ही देख रहे हैं एक ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वह है इन्वेस्टमेंट। हमने सेविंग कहीं पर भी यूज़ नहीं किया इस इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और आपको अगर कोई भी अर्जेंसी नहीं है, तो प्लीज़ उस शेयर को बेचिए मत। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ इसका, TTML का ही एग्जांपल देते हैं। जब मैंने वो शेयर खरीदा था उसके बाद वो नीचे नीचे गिरता गया, 5000 का जो मतलब 5000 जो रुपए थे मेरे, वो डायरेक्टली 2000 से कम हो गए, 3000 ही रह गए, मतलब मेरी शेयर की वैल्यू डाउन हो गई। तब मैं अगर बेचता तो मेरा नुकसान होता, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो सेविंग करने अच्छा था। अब वो मेरा जो शेयर है वो ऊपर है, तो क्या अब मुझे बेचना चाहिए? सिंपल सा आंसर है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर वो 5000 रुपये उस प्रॉफिट के साथ वॉट एवर जो भी प्रॉफिट है कि बैंक के इंटरेस्ट से ज़्यादा ही है, लेकिन वो प्रॉफिट अगर मैं निकाल लूँ और वो जो भी इन्वेस्टमेंट है वो निकाल लूँ, तो क्या फ़ायदा? उस 5000 और उस अमाउंट का मुझे आज ज़रूरत है क्या नहीं? तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपको देखना ही नहीं चाहिए कि कितना डाउन है कितना अप है, ठीक है। बिकॉज आपका टारगेट होना चाहिए कि आज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, TTML का शेयर लिया तो मैं अगले 10 साल बाद ही इसे निकालूंगा। तब तक मैं वो चाहे कितना भी नीचे चला जाए, कितना भी ऊपर चला जाए, मैं इसे नहीं निकालूंगा। ये रही आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपको टेंशन नहीं रहता हर रोज़ वो देखने का कि कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया। साथ ही साथ आपको जो भी रिटर्न या फिर लॉस होगा, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ आपको रिटर्न प्रॉफिट ही मिलेगा, मे भी आपको लॉस भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो ऑन एन एवरेज बैंकिंग से आपको ज़्यादा ही मिलेगा। और आप जो शॉर्ट टर्म में फ़ायदा निकालते हैं उससे हम कहेंगे कि
ज़्यादा ही होगा। साथ ही साथ मान लीजिए अगर आपका नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज आपके पास अभी चॉइस रहेंगी उस समय कि हाँ अब मुझे इतना नुकसान झेलना है, अब ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो बेसिकली हम वो भी सेट कर सकते हैं। सो ये रही लॉन्ग टर्म के बारे में कि कब हमें बेचना चाहिए। अब बात ये है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो उस केस में आपको कब बेचना चाहिए। मैंने तो पहले ही बता दिया कि जब वो जो भी मिनिमम ब्रोकरेज चार्जेस है वो आपको निकाल कर ही बेचना चाहिए। साथ ही साथ मान लीजिए शॉर्ट टर्म आपका कुछ इस तरह का है कि मैं इस शेयर से निकालना चाहता हूँ और किसी और शेयर में डालना चाहता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि उस केस में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि एटलीस्ट आपका जो बैंकिंग का इंटरेस्ट था उससे थोड़ा ज़्यादा जब आप हो जाएंगे, ऊपर आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तभी आप उस पैसे को निकालिए, तभी आपके इन्वेस्टमेंट को वैल्यू है। अदरवाइज़ किसी वेब सीरीज़ का स्टेटस रखकर हम ये नहीं बोल सकते कि अब मैं इन्वेस्टर बन गया, ठीक है, अब मैं वो जो भी सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है या फिर मूवीज़ है, तो उस तरह के स्टेटस आप रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिंपल सा एक कैलकुलेशन है कि बैंकिंग सेक्टर से ज़्यादा अगर आपको इंटरेस्ट से ज़्यादा अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तभी आप उसको शॉर्ट टर्म में बेचिए, तभी उसकी वैल्यू है। अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ योर थिंकिंग, वेस्ट ऑफ योर मनी। सो आई होप कि ये सब चीज़ें अब आपको पता चल गई है। देखिए दोस्तों, एक्चुअल में अब तो यहाँ पर वीडियो एंड हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी तरह के अगर प्रॉब्लम होंगे रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट या फिर एज अ सिविल इंजीनियर कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ ही साथ मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि मैंने अपना अनुभव शेयर किया है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हूँ, ठीक है। मैंने अभी 2 साल पहले ही ये सब चीज़ें शुरू की है, तो 2 साल में मैंने इतना सीखा है और अच्छा खासा मैं कहूँगा कि प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ, लेकिन बैंकिंग के इंटरेस्ट से ज़्यादा। मैं कोई 1 का 10 नहीं हो रहा मेरे साथ, ठीक है। तो ये मैं चीज़ क्लियर कर दूँ। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट ये रहेंगी कि अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका भी एक अच्छा खासा अनुभव है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप गाइड कर सकते हो, बिकॉज आपके अनुभव से भी मुझे हेल्प होंगी एंड दैट विल रियली हेल्प अदर टू, मतलब बाकी लोगों को भी हेल्प होंगी। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बता दिया कि वीडियो यहाँ पर एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड सब कुछ चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अब अगर आप चाहे तो इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हो, लाइक डिसलाइक जो भी करना है वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अब मैं ये आंसर दे दूँ कि भाई हमारा जो चैनल है वो सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, तो फिर आपने अचानक इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, शेयर मार्केट के रिलेटेड वीडियो क्यों बनाया, क्यों हमारा टाइम वेस्ट किया? अगर ये आपका क्वेश्चन होगा तो मैं यहाँ पर सिंपल आंसर दे दूँ। मेरा ये इंटेंशन था कि आप लोगों को ये बात बता सकूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर सिविल इंजीनियर हो तो सिर्फ आपको सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड ही काम करने हैं, वही चीज़ें सीखनी है। आप अदर स्किल सेट भी सीख सकते हो, आप अदर चीज़ों में भी ट्राई कर सकते हो। अब मैंने 2 साल पहले, मैं कहूँगा 2 या 3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था शेयर मार्केट सीखना। अब मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, तो उससे मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी नए हमारे यहाँ इंडिया में जो चीज़ है कि जो नए लड़के होते हैं, अगर पेरेंट्स से अगर पूछेंगे या फिर किसी से भी अगर पूछेंगे कि शेयर मार्केट में जाना है, तो लोग उसे किसी भूत की तरह समझते हैं कि नहीं शेयर मार्केट में मत जाओ। लेकिन जब मैं खुद शेयर मार्केट में आया तो मुझे पता चला, जितना हमें डराया गया था, जितना बताया गया था कि तुम डूब जाते हो, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। रिस्क है, लेकिन इतनी रिस्क नहीं है जितनी हमें दिखाई जाती है, या फिर इतना भी प्रॉफिट नहीं है जितना मूवीज़ या फिर किसी वेब सीरीज़ में दिखाया जाता है। सो ये मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, बिकॉज आप में से हो सकता है कि कुछ लोग शेयर मार्केट के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन उन्हें प्रॉपरली गाइड करने वाला कोई नहीं होगा। अब मैंने गाइड तो नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताया, तो आप मुझे अब खुद से टैली कर सकते हो, बिकॉज मैंने भी 2 साल पहले ही स्टार्ट किया है। तो अब आप सीख सकते हो कि हाँ, अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई लोगों में कॉन्फिडेंस आए, लोगों को पता चले कि ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, या फिर इस चीज़ में इतना भी पैसा नहीं है जितना वेब सीरीज़ में दिखाया जाता है। सो बस यही मेरा इंटेंशन था एंड आई होप कि आपको ये मेरी कोशिश जो है वो अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच।